So very good morning to all of you. From today we are going to start a new lecture series on thermal engineering. One of the most important topic of your mechanical engineering. जिस पर based there are number of subjects like refrigeration and air conditioning, IC engine, power plant engineering and many more. Okay. And our first topic will be Boyle's law. लॉन्ग बैक 300 years बैक कह सकते हो अ पर्सन रॉबर्ट बॉयल गेव दिस लॉ. ओके, हम लोग बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की. यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि उस वक्त साइंस वाज नॉट एज एडवांस्ड एज टुडे. और उस वक्त इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बॉयल्स लॉ कहा गया. इन फ्यूचर 20th सेंचुरी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया. और इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है: एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस has inverse relation with volume. ओके, तो मैथमेटिकली आप कह सकते हैं P has inverse relation with V, rather P is equal to C by V, rather P is equal to या PV is equal to C which is a constant. This is a very important कह सकते हो मैथमेटिकल लॉ which governs isothermal process. और इसीलिए थर्मल इंजीनियरिंग की शुरुआत हम लोग इससे ही करते हैं. ओके, आई होप थर्मल मतलब समथिंग रिलेटेड विथ हीट, समथिंग रिलेटेड विथ टेम्परेचर. ओके, और आइसोथर्मल अगर आप इसको तोड़ोगे तो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होता है यू कैन से टेम्परेचर या रिलेटेड विथ हीट. ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आ रही है. आइसोथर्मल प्रोसेस हम आपको बतलाया कि थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत इंपैक्ट है बॉयल्स लॉ का. रीजन बिहाइंड कि आइसोथर्मल प्रोसेस पूरी तरह से बॉयल्स लॉ, आई मीन गवर्निंग लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज बॉयल्स लॉ. यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की. अब ये बात हो रही है 200-300 साल पहले की, 17th सेंचुरी की. तो उस वक्त साइंस इतना एडवांस नहीं था. वी डिडंट हैड एनी इक्विपमेंट जिससे कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन करना आसान हो. फॉर एन एग्जांपल हम लोगों के पास उस वक्त रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की उतनी एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं होती थी. तो रॉबर्ट बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही यूज्ड द लॉजिक ऑफ फेज चेंज. नथिंग टू वरी अबाउट, हम लोग इस पर भी इन फ्यूचर लेक्चर्स बात करेंगे. वो थर्मोडाइनमिक्स में एक पूरा वी हैव अ चैप्टर ओके फॉर अ फेज चेंज, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. अभी के लिए बस आप इतना जान लो, अगर बहुत आसान सा लॉजिक है, आप इतना जान लो कि अगर हम इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ हीट को लेकर ग्राफ बनाएं. चलो वाटर के केस में ही बात करते हैं. ओके, तो लेट अस सपोज वाटर रूम टेम्परेचर पे था, 37-38 डिग्री पर था. उसमें अपना कुछ इनिशियल हीट था, इंथैल्पी था. लेट अस सपोज, ये सब पे हम लोग बात करेंगे, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है. हमने हीट उसको दिया, बढ़ाया, टेम्परेचर बट ऑब्वियस है बढ़ने लगेगा. जितना हीट दोगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा. ऐसा होता भी है. आप कंटेनर में अगर पानी ले लो, उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. लेकिन क्या ये टेम्परेचर इनफाइनाइटली बढ़ता है? तो ऐसा नहीं है. पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद अपना फेज बदल देता है. जैसा कि आप जानते होंगे कि एट नॉर्मल आई मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है, या फिर वेपर फेज में आ जाता है, या फिर स्टीम बन जाता है. तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था. लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर. नाम खुद बता रहा है कि देखो अब हम सैचुरेट हो गए हैं. दैट मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं कि अब हम सैचुरेट हो गए. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई टेम्परेचर, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई फेज, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट माई सेल्फ फ्रॉम लिक्विड टू
गैस। ओके, तो वो पूरे फेज चेंज के दौरान, अगर ये फेज चेंज का टाइम है यहाँ से यहाँ तक, तो इस वक्त वो सारा हीट एब्जॉर्ब होने लगता है फेज को बदलने में, जिसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। आई होप आप वो 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनफैक्ट आपके साइंस में ये लैटेंट हीट वॉज देयर इन योर सिलेबस ऑफ प्रीवियस क्लासेस एनीवेज। तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा, सैचुरेशन टेम्परेचर आने के बाद फेज में परिवर्तन हुआ, जिसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। और उसके बाद फिर एक बार अगर वो फेज चेंज कर लिया तो फिर आपका ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब आप हीट दोगे तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब फेज चेंज हो रहा है उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यही तो रिक्वायर्ड था, यही चीज़ तो रिक्वायर्ड था, कांस्टेंट हीट एंड कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रॉबर्ट बॉयल्स एक्सपेरिमेंट। खैर, तो इस पर्टिकुलरली कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन करने के लिए उन्होंने एक सिलेंडर का सेटअप लिया। ओके, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट उन्होंने लिया कुछ ऐसा, लाइक दिस, और इसके चारों तरफ ही केप्ट आइस क्यूब्स। आई होप अब आपको वो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि आइस क्यूब कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन करने में हेल्प पहुंचाएगा। दीज आर आइस क्यूब्स। तो रॉबर्ट बॉयल के एक्सपेरिमेंट में आइस क्यूब्स का इम्प्लीकेशन क्या है? मान लो आपसे सवाल कभी भविष्य में पूछ दिया जाए तो टू अटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जब तक ये सारे आइस क्यूब्स पिघल नहीं जाएंगे, मतलब उनका फेज पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक ये पूरे सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो भी हीट में चेंजेस अभी आ रहा है वो फेज के परिवर्तन में आ रहा है। तो दीज वेर द आइस क्यूब्स एंड दिस इज अ नॉर्मल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, जिसमें उन्होंने गैस को रख दिया था विथ इनिशियल प्रेशर P एंड इनिशियल वॉल्यूम V एंड सिमिलर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड में अगर प्रेशर हम अप्लाई भी कर दें तो इसके वॉल्यूम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। एंड जिस तरह से आप लिक्विड की बात करो, फॉर एन एग्जांपल एक मिल्क का पैकेट ले लो, एक तरफ से प्रेस करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके वॉल्यूम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। हम नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते तो वॉल्यूम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, वो एक तरफ से बल्ज हो जाता है। ओके, तो रॉबर्ट बॉयल को ऐसा लगता था कि गैस में भी सिमिलर बिहेवियर दिखेगा, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, और जिस तरह से सॉलिड बिहेव करता है, लिक्विड बिहेव करता है, गैस भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन विपरीत, एकदम ऑपोजिट। जैसे ही उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया इस तरफ, ये पिस्टन थोड़ा नीचे आ गया, इट मूव्ड डाउनवर्ड्स एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम एट दैट टाइम, इट केम लाइक दिस। ओके, और ये पिस्टन का नीचे आना, दैट मीन्स आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, प्रेशर हैज़ इनवर्स रिलेशन विथ वॉल्यूम, मतलब प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम घटेगा। ओके, और उसका विपरीत प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर कम करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो नियम है, लॉ है, जिस पर पूरा थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं आधार बनता है। ये बॉयल्स लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आधार बनता है। नॉट ओनली बॉयल्स लॉ, हम लोग पढ़ेंगे आगे चार्ल्स लॉ, हम लोग पढ़ेंगे गै-लुसेक लॉ, जितने भी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर भी एयर साइकिल आएगा, नाउ एयर इज अ गैस, ओके, तो जहाँ कहीं भी एयर साइकिल आएगा तो वहाँ पर वी विल दिस गैस लॉज विल गवर्न आवर ईच एंड एवरी प्रोसेसेस, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग की शुरुआत गैस लॉ से करते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, गै-लुसेक लॉ पढ़ेंगे, एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, व्हाट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज़ वैन डर वाल गैस इक्वेशन, और ये सब का इम्प्लीकेशन क्या है। वंस यू आर एफिशिएंट इनफ टू विजुअलाइज द सिचुएशन, ओके,
तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ कप ऑफ टी, नथिंग टू वरी अबाउट। खैर, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रेशर का उल्टा रिश्ता होता है वॉल्यूम के साथ, ओके। और जब कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होगी, मतलब कह सकते हैं कि उसको गवर्न कौन सा नियम कर रहा है, तो बॉयल्स लॉ गवर्न कर रहा है। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स को देखोगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अगर कोई पेपर को देखोगे इंक्लूडिंग गेट, ओके, तो यू वुड सी कि देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बॉयल्स लॉ के बेसिक से पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे मान लो पूछा जाता है कि P और 1/V या V और 1/P या P और V या log P और log V का ग्राफ कैसा होगा। बहुत आसान है, बस आप इसको अगर समझ पा रहे हो तो ये सब बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि P इज इक्वल टू C इंटू 1/V, Y इज इक्वल टू MX, और Y इज इक्वल टू MX का ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप रिलेट कर पा रहे होंगे, स्टार्टिंग विथ ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्टार्टिंग विथ ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इसको हम लोग जीरो से नहीं शुरू करते हैं, डॉटेड लाइन देते हैं। रीज़न बिहाइंड कि आई होप ये रिलेशन आप देख पा रहे होंगे कि अगर प्रेशर जीरो हो गया तो वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो गया तो प्रेशर इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको ओरिजिन से थोड़ा हट के बनाते हैं। तो P और 1/V का ग्राफ ऐसा होगा, V और 1/P का ग्राफ ऐसा होगा। P और V का ग्राफ अगर आप ये दोनों को इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो शायद आप इसको भी समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन V टेंड्स टू जीरो प्रेशर इज इन्फिनिटी, एंड व्हेन प्रेशर टेंड्स टू जीरो वॉल्यूम इज इन्फिनिटी। अब अगर ये तीनों ग्राफ आप समझ पा रहे हैं और ये वाले रिलेशन को समझ पा रहे हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसमें अगर लॉग लगा दिया जाए तो यू वुड से कि log P प्लस log V इज इक्वल टू log ऑफ कॉन्स्टेंट विच इंप्लाइज कॉन्स्टेंट। हेंस इसका ग्राफ ऐसा होगा कि log P बढ़ेगा तो log V घटेगा, log V बढ़ेगा तो log P घटेगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बॉयल्स लॉ से। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।